इस बीच में मेरे साथ हमारी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं। दिव्या से हम ये जानते हैं कि आज के समय में बच्चे से जुड़े हुए कौन कौन से खर्चे जो है वो होते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है बहुत सारे खर्चे जो है जुड़ते जा रहे हैं। उसके अलावा बच्चे के जन्म से पहले भी खर्चे होते हैं, उसके बाद के भी खर्चे होते हैं, ड्यूरिंग जो है डिलीवरी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो दिव्या हमें थोड़ा ब्यौरा देंगी कि खर्चे किस तरह के हैं और कितना खर्च जो है वो आपका हो सकता है, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सके। तो दिव्या के पास चलते हैं। जी बिल्कुल पल्लवी जी, जैसा कि हम देखते हैं भारतीय परिवारों में सबसे पहले माँ बाप बच्चों पर शादी का प्रेशर बनाते हैं। शादी हो गई उसके तुरंत बाद बच्चा पैदा करने का एक प्रेशर बनाया जाता है, और अगर पहला बच्चा हो गया तो फिर दूसरा बच्चा पैदा करने का भी प्रेशर इंडियन फैमिलीज में यूजुअली बनाया जाता है किसी भी कपल पर। लेकिन एक बच्चे की प्लानिंग से लेकर उस बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई तक कितना खर्चा आता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इससे पहले कि आप बच्चे की प्लानिंग करें। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक बच्चे की प्लानिंग जब आप करते हैं तब से लेकर और उसके कॉलेज जाने के खर्चे कितने हो सकते हैं एक अनुमानित तौर पर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस प्रकार का खर्च होने वाला है, उस पर कितनी लागत आपकी जेब से लग सकती है। जितने भी साल के लिए, जितना भी आपका बच्चा है, अगर 1 साल का है, 2 साल का है या फिर 20 साल का ही क्यों नहीं है, कॉलेज में क्यों नहीं आ गया है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रीनेटल और डिलीवरी खर्च की बात कर लेते हैं। प्रीनेटल यानी कि डिलीवरी से पहले जो किसी भी महिला के चेकअप्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो खर्चा, और फिर डिलीवरी का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी का, जब बच्चा हॉस्पिटल में डिलीवर होता है तब एक अनुमानित तौर पर ये खर्चा 35,000 से लेकर 2 लाख तक आ सकता है। सरकारी अगर अस्पताल है तो ये खर्चा थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर प्राइवेट है तब तो ये 2 लाख के लिमिट को भी एक्सीड कर सकता है, 3 से 4 लाख भी ये पहुंच सकता है। उसके बाद अगर पोस्ट डिलीवरी मेडिकल खर्च की बात करें, यानी कि जब बच्चा पैदा हो गया है उसके कुछ महीने बाद तक, उसके 1 साल बाद तक क्या कुछ एक महिला के लिए, बच्चे पर जो खर्च होता है उनकी मेडिकल वेलनेस के लिए, वो खर्चा भी 30,000 से लेकर 75,000 तक हो सकता है, और इसको भी एक्सीड कर सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से पैसे खर्च करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की देखभाल और ज़रूरी सामान की हम बात कर ले तो 5,000 प्रति महीना या उससे अधिक का ये खर्चा हो सकता है, सिर्फ बच्चे की देखभाल और ज़रूरी सामान। ये भी नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा सामान, केवल ज़रूरी सामान के लिए ही 5,000 या उससे ज़्यादा की रकम लग सकती है आपकी जेब से। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें, यानी कि बच्चे ने जब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, उसके बाद स्कूल के कई साल होते हैं, नर्सरी से लेकर, प्ले स्कूल से लेकर 12th तक तो स्कूल ही चलता रहता है, फिर कॉलेज का भी खर्चा आ जाता है, लगभग 3 से 4 से 5 साल तक कॉलेज का भी खर्चा होता है। तो उस पर कितना खर्चा हो सकता है अगर बात करें तो 1 लाख से लेकर 15 लाख प्लस, यानी कि 1 लाख से लेकर 15 लाख से ज्यादा का भी खर्च एक बच्चे की पढ़ाई पर हो सकता है माँ बाप की जेब से। तो देखा आपने कि कितने सारे खर्चे जो है वो होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, आपने बहुत अच्छे से जो है हमें ये समझा दिया कि कितने खर्चे जो है वो बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, चाहे जन्म से पहले हो, जन्म के दौरान हो, जन्म के बाद जो है पढ़ाई से जुड़े खर्चे, सेहत से जुड़े खर्चे, ये बहुत सारे हो जाते हैं। और इसीलिए हम ये शो लेके आए हैं आज खास तौर पर आप सबके लिए, ताकि अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आप 2 से 3 या 3 से 4 होना चाहते हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि एक दूसरा बच्चा भी हो जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को ना फाइनेंशियल तैयार करें। क्योंकि आज के वक्त में अगर निशा जी बात की जाए, जैसा कि अभी दिव्या ने खर्चों का बताया, हम तो यहाँ पर अभी एक बच्चे की प्लानिंग की बात कर रहे थे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि माता पिता को ये भी लगने लग जाता है कि अच्छा एक बच्चा जो है वो अकेला अपने आप को महसूस करता होगा, हमें दूसरे बच्चे की भी प्लानिंग करनी चाहिए। तो दूसरे बच्चे की प्लानिंग है यानी कि डबल एजुकेशन का खर्चा। और आज के वक्त में देखा जाए तो भारत में एजुकेशन का खर्चा जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा खर्च हो जाता है। तो ऐसे में तो और ज्यादा बड़े लेवल पे जो है प्लानिंग्स को अंजाम देना चाहिए सभी माता पिता को, क्योंकि अगर वो दूसरे बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग डबल होनी चाहिए। बिल्कुल पल्लवी, जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों के सेकंड बच्चे की बात कर रहे हैं, तो पहले के लिए तो ऑलरेडी पैसा लग चुका है, और दूसरा का भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो वेल इन एडवांस प्लान होना चाहिए। वो बाय एक्सीडेंट वाला है तो गड़बड़ है थोड़ी सी फाइनेंशियल्स के लिए, बिकॉज आप रेडी नहीं हो फाइनेंशियली, तो उससे आपको आपके कोई पर्सनल गोल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। क्या वो आप उसके लिए तैयार हो? और हमें टिपिकली हमें एक इंडियन मेंटालिटी होती है कि हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखेगा, जो मैं और आप तो हमारे माँ बाप का करते ही है ध्यान रखना, लेकिन हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो हमें हमारा
रिटायरमेंट प्लानिंग को भी बहुत सिक्योर करना पड़ता है। तो क्या आप फाइनेंशियली तैयार हो बाय कॉम्प्रोमाइजिंग रिटायरमेंट? तो अगर उसका आंसर ना है तो आपको उसके लिए अलग से सेविंग्स बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करनी है। अगर आपका पहले ही कॉन्वर्जेशन हुआ है कि हम 2 बच्चे करेंगे, तो स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट कीजिए सो दैट आगे का जर्नी इजी रहे। बिल्कुल, तो शुरू से जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। और निशा जी ने एक बहुत अच्छी बात भी बोली है कि आज के वक्त में तो हम अपने माता पिता का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये भी सबको समझना होगा कि आपका रिटायरमेंट प्लान जो है वो आपके बच्चे नहीं है, तो आपको अपने रिटायरमेंट की खुद ही तैयारी करनी होगी। लेकिन चूंकि हम बच्चों से जुड़े हुए बात कर रहे हैं निशा जी, प्रेगनेंसी से जुड़े हुए दिव्या ने जैसे अभी खर्चे बताए, बड़े सारे खर्चे हो जाते हैं, डिलीवरी से जुड़े हुए बहुत सारे खर्चे, उसके बाद बच्चों के अपने बहुत खर्चे, तो इनकी तैयारी आखिरकार कैसे करें, कैसे हम जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत करें? सबसे पहले पहला खर्च जो होगा वो प्रीनेटल केयर का होगा। इसमें हमें आप मल्टीपल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप मल्टीपल सप्लीमेंट्स लेते हो, डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, रेगुलर स्कैन होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रीनेटल में कंसिडर करते हैं। फिर आता है डिलीवरी कॉस्ट। तो ये 2 बड़े एक्सपेंसेस हैं कि प्रीनेटल वाला है जो 9 महीने चलेगा, और डिलीवरी जो है वो 9 होपफुली कि अगर हेल्दी डिलीवरी है तो 9th मंथ में होती है। तो ये कॉस्ट है। तो पहले मैं तो जनरली ऐसे समझाना चाहूंगी, मेक इट लाइक अ 3 बकेट। ठीक है, तो पहला बकेट में आप प्रीनेटल के लिए सेव कीजिए, सेकंड बकेट में आप डिलीवरी के लिए सेव कीजिए, एंड तीसरा जो है वो पोस्ट नेटल कीजिए, सो दैट आपको पता है जो भी पैसा आ रहा है वो तीनों बकेट में जा रहा है। क्योंकि शायद इक्वल खर्च ना लगे, बट लगेगा तो जरूर। प्लस जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगेन हेल्थ इंश्योरेंस आएगा। आपको हॉस्पिटल से कितने चार्जेस लगेंगे ये भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या आप पैकेज में हो? अगर पैकेज में हो तो डॉक्टर कितने पैसे लेंगे, आउट ऑफ पॉकेट कुछ लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। प्लस इमरजेंसी फंड की हमने इतनी डिटेल बात की, वो आपकी होनी चाहिए। जैसे हमने लोन्स की बात की, अगर पैसे नहीं है तो क्या करना होगा, तो आपको डेट प्लानिंग के लोन, अगर आपको मान लीजिए किसी रिश्तेदार या दोस्त से नहीं लेना है, तो जैसे मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बताया, प्लस आप गोल्ड लोन्स देख सकते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। प्लस सिंस हम फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे, हम कहेंगे कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप तोड़ना नहीं चाहते तो आप इन्वेस्टमेंट्स को आप कंटिन्यू रख के लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी, आप लैस कहते हैं इसे, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लस जो भी आप मेडिकल बिल्स और जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखिए, जो भी आपको लगेंगे एज अ डॉक्यूमेंट टू जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगी। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करने चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो प्रेगनेंसी एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो जो है वो करने चाहिए, अपनी तैयारी जो है आपको पूरी करके रखनी चाहिए जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं।